नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। अभी हम पिछले दिनों लगातार जो बात कर रहे थे वो बूस्टर डोज की बात कर रहे थे प्री एग्जाम्स यूजीसी नेट सितंबर अटेम्प्ट के लिए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर हम आज भी बात करेंगे। और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे वो इकोनॉमिक्स पे लेक्चर्स हुए थे, मार्केटिंग पे लेक्चर्स हुए थे, एचआरएम पे लेक्चर्स हुए थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे लेक्चर हुए थे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे लेक्चर हुए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पे लेक्चर हुए थे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे लेक्चर हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ चुके होंगे और आप वो लेक्चर्स को एक्सेस कर पा रहे होंगे। आज जो हम बात करेंगे ये बूस्टर डोज रिसर्च मेथोडोलॉजी की दूसरे लेक्चर की बात होगी। और ये प्योरली वो चीज लेके मैं आपके पास आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाली गई है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च मेथोडोलॉजी में और जो आ सकता है इस साल भी है या पिछले कई बार में रिसर्च में। पहले पेपर में, दूसरे पेपर में 17 नंबर कोड के लिए और 08 कोड के लिए, इवन 55 नंबर कोड के लिए कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्री एग्जाम बूस्टर डोज है ये यूजीसी नेट सितंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं वो सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो ऑलरेडी आ चुकी है या आने वाली है। तो कल जो हमने बात करी थी, कल हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स की, बात करी थी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, बात करी थी। आज हम उसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो ऑलरेडी अभी तक हमारे पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। अब सबसे पहली जो चीज निकल के आती है वो ये निकल के पूछी जाती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप्स कितने हैं? तो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिसर्च के 4 बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रिसर्च होती है ये आपके, अच्छा साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, और पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट्स को दोनों एस्पेक्ट से आप पढ़िएगा। पेपर 1 में भी आपको रिसर्च के क्वेश्चन मिल सकते हैं और पेपर 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के साथ आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के हमारे 4 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप जर्नल इश्यूज पर होता है, ठीक। दूसरा होता है नेचर ऑफ स्टडी पर, तीसरा होता है पर्पस ऑफ स्टडी पर, चौथा होता है रिसर्च डिजाइन पर। ये आपसे आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप पीएचडी करोगे और कोर्स वर्क करोगे अपना पीएचडी का, या आरडीसी में आप अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करोगे, तो उस समय भी आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तरीके की रिसर्च करने जा रहे हैं आप लोग। या तो जर्नल इश्यूज बेस्ड रिसर्च आप करोगे, या नेचर ऑफ स्टडी के बेस पर करोगे, या पर्पस ऑफ स्टडी के बेस पर करोगे, या रिसर्च डिजाइन के बेस पर करोगे। चलिए आगे इसको एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहले इन रिसर्च के टाइप को समझने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या होता है, ठीक है। क्यों ये आपसे पूछा जाता है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। एक एक करके हम पूछते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पहला पर्पस जो मोर और लेस है वो है व्हाट डू ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस रियली वांट टू फाइंड आउट। हमारा पर्पस होना चाहिए रिसर्च का कि मैं क्या खोजने जा रहा हूं। ऐसा ना हो कि अंधेरे में काम चल रहा हो, तो खोज का एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा पर्पज है व्हाट आर द प्रोसेस दैट नीड टू बी फॉलोड टू चेज द आइडिया। जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रही है, जो एक छोटी सी खुराफात चल रही है रिसर्च को लेकर, उस प्रोसेस को मैं किस तरीके से प्रोसीड करूंगा, ठीक है। उस आइडिया को मैं किस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा है व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट दैट नीड टू बी बिल्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या सोचना है, क्या क्रिटिकल एनालिसिस है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। चौथा है व्हाट इज द एविडेंसेस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर पीपल टू बिलीव इन द आइडिया और कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट आर द एविडेंसेस, क्या वो एविडेंसेस होंगी जो जरूरत पड़ेगी मुझे उस आइडिया को, कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो आपके 4 बेसिक पर्पस होने चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूं, किस तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। क्रिटिकली उसको, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एनालाइज करूंगा और किस तरीके से मार्केट में उसे मैं पेश करूंगा। तो ये 4 बेसिक पर्पस होते हैं रिसर्च के। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के। यहां पर ध्यान रखिए जो मैं ऊपर स्टार लगा हुआ है, सिंगल स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सिंगल स्टार का मतलब है कि अगर 5 से 8 साल के पेपर का मैं एनालिसिस करूं तो एक क्वेश्चन मिला है इसमें से।
डबल स्टार या ट्रिपल स्टार का मतलब है कि 2 से 5 या 6 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर मिले हुए हैं, चाहे वो दिसंबर के अटेम्प्ट में हो, चाहे वो जून के अटेम्प्ट में हो, चाहे वो 55 लेबर लॉ कोड में हो, चाहे वो मैनेजमेंट के 17 कोड में हो, चाहे वो 08 कॉमर्स के कोड में हो। तो ये मेरा एब्रिविएशन है, मैंने आपको समझा दिया कि स्टार 1 2 3 को मैंने किस तरीके से कैटेगराइज करा है। आप समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का क्या मतलब है। देखिए करेक्ट, सब जो मैंने पीला पीला कलर इसका कर रखा है, जो येलो कलर है, ये मेन फोकस पॉइंट हैं, जो की पॉइंट्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज यहां पर निकल के आई कि आपका जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए और एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेग हो, ऐसा नहीं कि एक मतलब लम्सी जिसे बोलते हैं हम लोग, लिम्सी अप्रोच हो। ठीक है, तो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो फुल प्रैक्टिस, हम जो अडॉप्ट करेंगे वो एथिकल प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे, कोड एंड कंडक्ट को फॉलो करेंगे। अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस और कोड एंड कंडक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं होंगे। हम उनको नहीं कह सकते कि जो आउटकम निकल के आ रहा है या मैं जबरदस्ती निकालना चाह रहा हूं वो सोसाइटी के लिए है या नहीं है, क्योंकि किसी भी रिसर्च का पर्पस होता है सोसाइटी। तीसरा पॉइंट क्या है कि बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। देखिए जितना सोचेंगे, जितना क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करेंगे, जितना आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो लॉजिकल रीजनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसकी तह तक पहुंचने के लिए। और जैसा मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि रिसर्च इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरीके की होती है, कि पहला तो इवेंट को हमने ऑब्जर्व करना है, फिर इवेंट को, उस ऑब्जर्वेशंस को हमें प्रूव करना है। क्या कहा मैंने कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च का क्या मतलब होता है कि पहले तो इवेंट को ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च होनी चाहिए वो लॉजिकल रीजनिंग पे होनी चाहिए। जैसा कल के लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चाउमीन या आपको मंचूरियन खाने से बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग पर प्रूव होती है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स हम यूज करके इसको प्रूव कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये अलग इशू है। चौथा पॉइंट है यहां पर, जो हमारा डेटा होना चाहिए वो हमेशा ध्यान रखिए, रिसर्च का डेटा रियल टाइम डेटा होना चाहिए। रियल टाइम का मतलब फ्रेश डेटा होना चाहिए। आउटडेटेड डेटा, ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप पेंडिंग इंफॉर्मेशन, ये काम नहीं आ सकती। ठीक, जैसे उसी तरीके से हम बात करेंगे, आज जमाना है एलईडी लाइट का, आज जमाना 100 वाट के बल्ब का नहीं है, तो रियल टाइम रिसर्च में हमें बात करनी है। और अगला पॉइंट है देयर इज इन डेप्थ एनालिसिस। जो भी आप अपनी बात, आप फाइंडिंग्स लेकर आए, जो फाइंड आउट करना चाहें, जो भी इंटरप्रिटेशन करें, वो इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की एनोमलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनोमलीज क्या होती हैं कि वो रिसर्च को डेविएट करती हैं। दूसरा, आपकी रिसर्च के आउटकम से दो चीजें, आउटपुट और आउटकम। आउटपुट की बात कभी भी रिसर्च में नहीं की जाती, आउटकम की बात करी जाती है। तो आउटकम आपका जो होना चाहिए वो क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज लेके आए, समाज के लिए समर्पित हो और आपके लिए भी एकदम क्लियर कट पिक्चर करता हुआ हो। एनालिटिकल होनी चाहिए आपकी रिसर्च, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एनालिटिकल का मतलब है उसके तथ्यों को जान लें, ठीक है, जांच परख लें, ठोक बजाकर उसको देख लें, ठीक है, तब रिजल्ट्स की तरफ बढ़े आप। एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन वाली कंडीशन में आप रिसर्च को मार्केट में पूरी तरीके से मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च नहीं कह सकते। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बता दूं कि जो भी आपका डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू टू इट्स नेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर डेटा एक्यूरेट है तो आउटकम एक्यूरेट आएगा। डेटा वाइज्ड है, ठीक है, मैनिपुलेटेड है, तो कभी भी आउटकम आपका ट्रू नहीं आएगा। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसी भी रिसर्च को समझने के लिए। यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है अभी तक। अब जो मैं ये बता रहा हूं, जो अगला मेरा टॉपिक है वो है मार्केटिंग रिसर्च वर्सेस एमआईएस। ठीक है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 2 स्टार मैंने लगा रखे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि या तो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में आपसे पूछा जा चुका है या पूछा जाएगा, या एमआईएस के बारे में पूछा जाएगा, या दोनों से कंपेयर कराया जा सकता है कि आप बताइए कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेटिव सिस्टम में क्या अंतर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये बहुत अच्छी एक किताब थी,
फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। तो इससे मैंने यहाँ पर लेकर आप लोगों के लिए लगा दिया है कि बेसिक है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, हैंडलिंग इंटरनल इंफॉर्मेशन, जबकि MIS का जो होता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दोनों को हैंडल करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है मार्केटिंग रिसर्च, जबकि होती है प्रिवेंशन पे काम करती है इंफॉर्मेटिव सिस्टम। ठीक, यहां पर बात करते हैं हम फैशन पर, वहां पर बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी पर MIS में, यहां पर बात करते हैं पास्ट इंफॉर्मेशन पर, यहां पर बात करते हैं MIS में फ्यूचर इंफॉर्मेशन पर। यहां पर मार्केटिंग रिसर्च कंप्यूटर जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल हेल्प लें हम उसमें, लेकिन MIS में हम टेक्नोलॉजिकल हेल्प के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट इनटू मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां पर एक मार्केटिंग रिसर्च में एक इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकता है, जबकि आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो होता है सिस्टम सब सिस्टम दोनों को बहुत ही बारीकी से जज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो यहां पर ये समझने की चीज है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेटिव सिस्टम में क्या अंतर है। अगली चीज पर मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट। अब यहां से हमारा जो आज का मुद्दा है वो शुरू होता है कि रिसर्च के टाइप। जब से मैंने अभी बताया था आपको रिसर्च के टाइप, 4 टाइप होते हैं। जब से पहला टाइप है हमारा जर्नल इश्यूज। जर्नल इश्यूज का क्या निकल के आया था कि हमारा जर्नल इश्यूज के हिसाब से रिसर्च को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं हर वीडियो में देता हूं उस पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर मैं जर्नल इश्यूज के हिसाब से, अभी तक लोगों ने बस इतना समझा हुआ होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं समझा होता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी सब टाइप हैं जर्नल इश्यूज के बेस पर। हम जर्नल इश्यूज को कह सकते हैं कि रिसर्च का टाइप होता है, और इसमें 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है इस चीज में कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है और इसमें क्या होता है। क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी हमेशा किसी न किसी नंबर में नापी जाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी भी रिसर्च को एनालिसिस करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं कि 20% लोगों ने ये कहा, 18 लोगों ने ये कहा, 200 लोगों ने ये कहा, ठीक है, 19% लोगों ने ये कहा, तो ये हम जितना भी है वो आपके नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स में प्रेजेंट करने वाले डेटा होता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब हम इसी नंबर्स को शब्दों में बयान करते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा या बहुत सारे लोगों का ये कहना था। ठीक है, हम उनके इमोशंस को देखते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को देखते हैं, हम उनकी आवाजों को सुनते हैं। ठीक है, और नॉन न्यूमेरिकल में उसको प्रेजेंट करते हैं। नॉन न्यूमेरिकल में हम जब उसको प्रेजेंट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, अपने आवाजों के, उनकी जो आवाजों का मतलब टेलीफोनिक रिसर्च हो गया, ठीक है, मैसेज के थ्रू हो गया, सारी चीजें हो गई, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बस ये छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप देख रहे हो एमसीक्यू मैंने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए कि एमसीक्यू में ये आया है लिस्ट 1 और एजर्शन में आपसे पूछा गया है। 3 स्टार मैंने इसको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मुझे कॉमर्स में, मैनेजमेंट में कई बार मिला। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के वो कारण पूछ रहा है कि क्या क्या पैरामीटर से इनको मैच कराइए। ठीक है, एजर्शन में पूछा गया है कि ये ऊपर कहा गया चीज ट्रू है या इसका रीजन फॉल्स है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी भी आपसे ये क्वेश्चन यूजीसी नेट नहीं पूछेगी कि न्यूमेरिकल बेस्ड होती है या ये थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, बल्कि इस तरीके से पूछेगी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ये न्यूमेरिकल होती है। ठीक है, और आपका इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस वेयर वाई एविडेंस इज इवेल्युएटेड। इटरेटिव का मतलब कि एविडेंस पर काम करने का बात होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में। ठीक है, तीसरा है रिजल्ट्स आर ऑफन प्रेजेंटेड इन टेबल एंड ग्राफ्स। ठीक है, कंक्लूसिव होती है। सबसे बड़ी चीज यहां पर ध्यान रखने की आपको, इट्स कंक्लूसिव, कि ये कंक्लूसिव रिसर्च है। इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए आप। और यहां पर जो है इसके अपोजिट में ये जो रिसर्च है दिस इज एक्सप्लोरेटरी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, कॉमर्स में भी आया हुआ है और आपके मैनेजमेंट 17 नंबर कोड में भी आया है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की विशेषता क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा क्या है, कंक्लूसिव रिसर्च होगी। कंक्लूसिव क्यों होगी? क्योंकि हम नंबर्स में बात कर रहे हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होगी, एक्सप्लोर करेगी कि साहब बहुत सारे लोगों ने का कहना ये है, लेकिन बहुत सारे 2 भी हो सकते हैं, बहुत सारे 20 भी हो सकते हैं, बहुत सारे 200 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर करती है चीजों को।
हमेशा ध्यान रखिए बेसिक डिफरेंस इसका यही पूछा जाता है कि कंक्लूसिव है या एक्सप्लोरेटरी है। एक बार इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद अब मेन इसके मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द मेथड यूज्ड इन रिसर्च। रिसर्च में कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं? हमेशा ध्यान रखिए कि दो तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं, एक तो रियल लाइफ होते हैं और जो एक आपके वन टू वन मेथड होते हैं। तो वन टू वन इंटरव्यू का मतलब है कि सपोज करिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सुमित कुमार जी से बात कर रहा हूं और मैं उनसे पूछ रहा हूं, सुमित जी आपके बारे में, आपको इसके बारे में क्या कहना है? जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, आप क्या जानते हैं कोरोना के बारे में? आपके विचार क्या है कोरोना के बारे में? क्या कोरोना सिर्फ मास्क लगाने से बच सकता है? कि क्या कोरोना सिर्फ हाथ सैनिटाइज से होने से बचा जा सकता है? तो ये क्या होगा कि वन टू वन इंटरव्यू में जवाब लोगे और सुमित कुमार जैसे 25 लोगों से बात करोगे तो कुछ लोग कहेंगे साहब कि हाथ धोने से कोरोना नहीं फैलता, कुछ कहेंगे मास्क लगाने से नहीं फैलता, कुछ कहेंगे नहीं, हाथ धोने और मास्क लगाने के अलावा आपको घर में अपने आप को आइसोलेट करना भी बहुत जरूरी है, बिना काम के ना निकले तब कोरोना। तो यहां से क्या मतलब हो कि वन टू वन से आपके विचार अलग अलग लोगों ने व्यक्त किए, उन विचारों को आपने एनालिसिस किया, ठीक है। तो ये जो कहलाता है ये आपका डेटा वेरिएबल, ठीक है, वेरी करता रहता है। फिर फोकस ग्रुप का मतलब हमेशा ध्यान रखिए कि फोकस ग्रुप का मतलब होता है कि हम एक एज ग्रुप, जैसे सपोज करिए मैंने 20 से लेकर 30 साल तक के, तो मेरा फोकस ग्रुप क्या हो गया? 20 से 30 साल अगर एज में बात करता हूं। फोकस ग्रुप क्या हो गया मेरा कि मैं सिर्फ अर्बन की महिलाओं से बात करूंगा या मैं रूरल के पुरुष से बात करूंगा। तो ये फोकस ग्रुप का मतलब है कि हम किस डेटा को पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं उस पॉपुलेशन के। इथेनोग्राफिक रिसर्च का मतलब होता है जो एथिकल्स बेस्ड होती है, जो हमारे हिस्टोरिकल पर बेस होती है, जो हमारे प्रीवियस डेटा पर बेस होती है। बहुत पूछा जाता है एथेनोग्राफिक रिसर्च के बारे में, इसको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर मैंने, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग कि इथेनोग्राफिक रिसर्च को थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाइएगा कि जो हमारे प्रीवियस रिसर्च के बेस पर या प्रीवियस डेटा के बेस पर या हमारे कल्चर के बेस पर, ठीक है, जो रिसर्च होती है वो एथेनोग्राफिक रिसर्च होती है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है एथनोग्राफिक पर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब धर्म से संबंधित रिसर्च होती है, जब किसी बिहेवियर से संबंधित रिसर्च होती है, जब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से संबंधित रिसर्च होती है, तब की बात हम करते हैं। फिर होता है कंटेंट और टेक्स्ट एनालिसिस, जो हमें मिला, जैसे हमने ऊपर कहा कि साहब कोरोना जो है मास्क लगाने से बचा जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट और कंटेंट इसको एनालिसिस करना जो हमारा कहलाता है, ये रिसर्च का एक मेथड है। फिर केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब है कि एक आदमी ने एक मास्क भी पहना, हाथ भी 10 बार सैनिटाइज करे, लेकिन वो बाजार में घूमता रहा, उसकी कोरोना से डेथ हो गई, तो ये केस है। एक आदमी जिसने मास्क भी पहना और हाथ भी बार बार धोए लेकिन घर में बैठा हुआ था, उसकी फिर भी डेथ हो गई। अब ये क्या हुआ कि दो अलग अलग केस हो गए। तो इन दोनों अलग अलग केस को हम क्या करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद फिर अपना इंटरप्रिटेशन देंगे। तो ये जो रिसर्च हो गई आपकी इथेनोग्राफिक रिसर्च या कंटेंट और टेक्स्ट एनालिसिस या केस स्टडी रिसर्च, आप देख पा रहे हैं कि यहां मैंने इसको ब्रैकेट में लेकर आगे लिख दिया रियल लाइफ कंटेक्स्ट। ये हमेशा रियल लाइफ रिसर्च कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल लाइफ रिसर्च कौन सी होती है। रियल लाइफ रिसर्च का मतलब होता है जो डे टू डे अफेयर्स को हम नोट करते हैं, अपने प्रीवियस एक्सपोजर्स को देखते हैं, आगे आने वाले समय को देखते हैं, केस स्टडीज को देखते हैं, उसके बेस पर जो हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि लोग कह रहे हैं कि वहां पर पानी सीधा उत्तर से दक्षिण दिशा में बहता है। अब सबका कहना उत्तर से दक्षिण दिशा में बहता है, और लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा कि नहीं, अगर पानी का बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है तब तो उत्तर की दक्षिण बहेगा, लेकिन अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रहा है तो बहाव उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैंने इस चीज को कहा। आगे बढ़ते हैं कि द फॉलोइंग आर द मेथड यूज्ड फॉर रिसर्च। दो तरीके के मेथड यूज होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी व्यूअर्स मेरे मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चनर के थ्रू हम करते हैं या ऑनलाइन सर्वे एंड पोल्स के थ्रू करते हैं। आप टेलीग्राम पर देखते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के पोल जनरेट कर दिए जाते हैं। वो पोल जनरेट करने का क्या मतलब होता है कि 90% जब रिजल्ट दिखाता है यानी कि 90% लोगों ने ए ऑप्शन चूज करा, 20% लोगों ने बी ऑप्शन चूज करा, डी ऑप्शन चूज करा 40% लोगों ने। यानी कि जो इस तरीके के पोलिंग, पोलिंग का मतलब मत, पोलिंग का मतलब व्यूज,
पोलिंग का मतलब आपका अपना क्या दिमाग से मानना है, तो वो पोल बेस्ड रिसर्च होती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा एग्जिट पोल सर्वे होते हैं, तो एग्जिट पोल सर्वे जो होते हैं वो पोल बेस्ड सर्वे कहलाते हैं कि लोगों का क्या कहना है, धारणाएं क्या है, ग्रामीण लोगों की क्या धारणा है, शहरी लोगों की क्या धारणा है, मिडिल क्लास की क्या धारणा है, अपर क्लास की क्या धारणा है, बिजनेस क्लास की क्या धारणा है, सर्विस क्लास की क्या धारणा है, तो ये पोल में दिखाते हैं। ऑनलाइन सर्वे किए जाते हैं, आपने surveymonkey.com का नाम सुना होगा, surveymonkey.com से लोग सर्वे करते हैं। इसके अलावा गूगल के थ्रू गूगल फॉर्म बना के सर्वे किया जाता है, या ऑनलाइन सर्वे किया जाता है जहां पर आप वर्चुअल प्रेजेंस हो, एक्चुअल प्रेजेंस ना हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चनर का मतलब कल मैंने अपने लेक्चर में बताया था, जो लोग नहीं सुन पाए हो वो प्लीज मेरा कल का लेक्चर सुने, मैंने उसमें क्वेश्चनर को भी डिस्कस किया हुआ है कि क्लोज क्वेश्चनर दो तरीके के होते हैं बेसिकली, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि आपने कंस्ट्रेंट दे दिए हैं उसमें कि इन्हीं में से चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ओपन एंडेड का मतलब है कि आपने लाइनें खुली छोड़ दी हैं, जो चाहे वो लिख सकता है, अपनी आत्मकथा भी बता सकता है, अपने पड़ोसी की आत्मकथा भी बता सकता है। तो ये क्या हुआ कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन आया, ओपन एंडेड क्वेश्चन आया। स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि सेम टाइप के क्वेश्चंस को एक तरफ ले लेना, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को एक तरफ ले लेना, जिसको अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 बना देते हैं, वो आपका हो गया स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि अभी आपसे नाम पूछ लिया, थोड़ी देर में आपसे मम्मी का, कहाँ आपकी मम्मी पैदा हुई थी ये पूछ लिया, फिर आप क्या करना चाहते हो ये पूछ लिया, यानी कि टोटल हैप्पीजाइड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चनर का टाइप होता है। अब यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आया है कॉमर्स में कि मिक्स्ड रिसर्च क्या होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि वो रिसर्च जो क्वालिटेटिव भी हो या क्वांटिटेटिव भी हो, वो रिसर्च जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पर हो, वो रिसर्च हमारी मिक्स्ड रिसर्च कहलाती है। हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्राइमरी डेटाबेस्ड और सेकेंडरी डेटाबेस पर हो, वैसे तो हर रिसर्च में दोनों में ही होता है, ऐसी रिसर्च को हम मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि जो रिसर्च क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पर होती है, प्राइमरी डेटाबेस्ड होती है, सेकेंडरी डेटाबेस्ड होती है, उस रिसर्च को हम मिक्स रिसर्च कहते हैं। अब अगला जो हमारा बात करते हैं, दूसरा टाइप है हमारा जो रिसर्च का, पहला टाइप था हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा नेचर के हिसाब से रिसर्च जो करी जाती है, वो दो तरीके की रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर इट इज एट प्रेजेंट, कि डिस्क्राइब करना, जब हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ कि आप यहां से आएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, फिर बाईं तरफ ये मिलेगा, दाहिनी तरफ ये मिलेगा, ऊपर की तरफ ये मिलेगा, डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। लेकिन उसका जब डिस्क्रिप्शन के साथ हम एनालिसिस भी देते हैं, जब हम एनालिसिस भी देते हैं तो कहलाती है एनालिटिकल रिसर्च। हमेशा ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ चीजों को सिर्फ बताते हैं। ठीक है, चीजों को बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्री होती है। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल रिसर्च में उसके रीजंस भी देते हैं, रीजंस भी जानना चाहते हैं, रीजंस भी बताते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी, कि साहब ये दक्षिण दिशा में ये चीज है, तो दक्षिण दिशा में ही ये चीज क्यों है। ठीक है, इसके रीजन क्या है, क्योंकि ये पूरब और पश्चिम और उत्तर दिशा में नहीं हो सकती, इसके रीजंस ये थे। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च। और मैंने सिर्फ बता दिया कि साहब दक्षिण में ये चीज मिलेगी, पूरब में ये चीज मिलेगी, पश्चिम में ये चीज मिलेगी, लेकिन क्यों मिलेगी, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मैंने नहीं बताया। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च का बहुत बड़ा अंतर है। अब बात आ जाती है हमारे तीसरे टाइप का, जो पर्पस के हिसाब से। हमेशा ध्यान रखिए, पर्पस के हिसाब से जो रिसर्च को डिवाइड किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है, अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि फंडामेंटल रिसर्च का मतलब है कि सबको फ्लू होता है, सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात में जब हम हैं तो फ्लू होता ही होता है, ये एक फंडामेंटल हमारा पुराना जो बेसिक्स हैं उस पर होता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब है कि फ्लू आपका स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, फ्लू आपका कोरोना वायरस भी हो सकता है, फ्लू आपका जो है कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, फ्लू आपका निमोनिक भी हो सकता है, निमोनिया जिसे कहते हैं। तो ये इसके बेस पर कि साहब ये रीजंस हैं, जाड़ों फरवरी मार्च के बाद जैसी बरसात की तरफ हम बढ़ते हैं, गर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्या है, बीमारियां फैलने लगती हैं। ये फंडामेंटल चीज है हमारी। ठीक है, डॉक्टर्स का बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो कहती है वो बताती है कि रिफर्ड एज एन एक्शन रिसर्च, यानी कि हुआ तो क्यों हुआ,
वायरस बैक्टीरिया पनपा इन महीनों में, तो क्यों पनपा? लोगों से गलती हुई, मौसम का तकाजा है, या क्या चीज है? जब हम किसी चीज को एप्लीकेशन बेस पर बात करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। जब हम जनरलाइज बात करते हैं कि नहीं साहब मार्च और अप्रैल का महीना तो होता ही बीमारियों का महीना है, होता ही बीमारियों का महीना, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च की बात करती। लेकिन क्यों होता है बीमारियों का महीना? लोग एसी कूलर तेज चलाते हैं, या बिना उनके रह नहीं पाते हैं, या लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च की बात। अब हमारा यहां पर इसको मैंने इंपॉर्टेंट दे रखा है कि अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो अप्लाइड रिसर्च को और फंडामेंटल रिसर्च को यहां आप देख सकते हैं इसमें, कि किस तरीके से अप्लाइड और रिसर्च को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब अगली हमारा चौथा टाइप आता है रिसर्च का, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन के हिसाब से हमेशा ध्यान रखिए कि दो तरीके की रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब है एक्सप्लोर करना। हम कहते नहीं कि मैं गोवा होके आया हूं, गोवा को एक्सप्लोर करके आया। गोवा को एक्सप्लोर करने का क्या मतलब हुआ कि गोवा के चीजों को मैंने देखा, गोवा का खान पान कैसा है, गोवा का पहनावा कैसा है, गोवा की इकोनॉमी कैसी है, गोवा में बिजनेस क्लास क्या कर सकता है, गोवा का नॉर्मल आदमी क्या करता है, गोवा लोग क्यों जाना चाहते हैं, ये चीजें क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। मैंने कि क्या करा कि एक्सप्लोर करा। ठीक है, डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑफर फाइनल, लेकिन फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया। क्या कहा मैंने कि चीजों को मैंने एक्सप्लोर तो किया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सिर्फ हम एक्सप्लोर करते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं देते। लेकिन जब हम एक्सप्लोर के साथ फाइनल कंक्लूजन भी देते हैं कि साहब गोवा जस्ट बिकॉज ऑफ इस पर्टिकुलर कारण के वजह से लोग जाना चाहते हैं, दिस इज माय कंक्लूजन, तो ये क्या होगा, ये कंक्लूसिव रिसर्च हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने एक्सप्लोर करा। एक्सप्लोर क्या करा कि जैसे सपोज करिए कि मारवाड़ी राजस्थानी या बीकानेर जयपुर में हम जब चले जाते हैं, वहां पर ये चलन है, ये चलन है, चलन है ये बताया, लेकिन वो चलन के पीछे का कारण क्या है? आपको याद होगा मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, बिल्ली छबड़े में बंद हो गई थी। ठीक है, और वो छबड़े में बंद होने की प्रथा आज तक चली आ रही है। तो ये तो एक्सप्लोर था कि वहां पर जब नई बदबू आती है तो वो बिल्ली नीचे से छबड़ा हटाती है कमरे में जाकर, या किसी के परिवारों में क्या होता है, चावल लोटे में भर लिए जाते हैं कलश में और उसको चावल को गिराया जाता है, ये एक्सप्लोर करा। लेकिन रीजन अगर मैंने दिया, कंक्लूजन अगर दिया, तो ये एक्सप्लोर के साथ और रिसर्च कहलाएगी, कंक्लूसिव रिसर्च कहलाएगी। यानी कि फाइनल एंड कंक्लूसिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन के साथ, क्यों गिराया बहू ने लोटा, क्यों बिल्ली को जो है छबड़े से निकाला, क्यों छबड़े के नीचे दिया जलाया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है एक्सप्लोर और कंक्लूसिव रिसर्च में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दिया यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ मेरे समझाए से कंफ्यूजन अब नहीं होगा कि जब हम एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज को तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है, जब हम उसे एक्सप्लोर करने के साथ साथ कंक्लूजन में निकाल के बताते हैं तो ये कंक्लूसिव रिसर्च हो जाती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट 3 स्टार मैंने दिया हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये बहुत पूछा जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का और डी पोस्ट फैक्टो दो तरीके की रिसर्च होती है। ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है लैटिन अमेरिकन और फ्रेंच वर्ड है। इसमें क्या कहा गया है कि an ex post facto research design is a method in which group with qualities with already exist are compared with some dependent variable। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं वो चीजों को हम कंपेयर करते हैं कि क्यों एग्जिस्ट हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, किन की वजह से, क्या इसकी वजह से तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या इसकी वजह से तो एग्जिस्ट नहीं करती है, या ये तो नहीं हो सकता है कारण। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होने वाली चीजें हैं, ठीक है, उनको हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है कि हमारे वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपके लंग्स का कैंसर, लंग्स के कैंसर का डिपेंडेंट वेरिएबल सिगरेट भी हो सकती है, लंग्स के कैंसर का डिपेंडेंट वेरिएबल पोल्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी कि प्रीवियस जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, प्रीवियस जो हमारा थॉट प्रोसेस अवेलेबल है, उसको जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ मैच करके कहते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो। जब हम इसका रिसर्च का कंक्लूजन देते हैं तो ये कहलाती है डी पोस्ट फैक्टो। जब रिसर्च का कंक्लूजन देते हैं तो ये कहलाती है डी पोस्ट फैक्टो। बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो ये पूछा जा चुका है 2 बार, क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या अंतर है। ये ध्यान से देखिएगा कि जब हम किसी वजह से सपोज करिए कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन का क्या चल रहा है, क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। क्लिनिक का मतलब क्या होता है, जब ह्यूमन पर, क्लिनिक का मतलब होता है जब माइस पर,
ठीक है, रैट पर, ठीक है, मंकीज पर, ठीक। जब हम ट्रायल करते हैं किसी भी ड्रग का, किसी भी केमिकल का, किसी भी वैक्सीन का, तो क्या कहलाता है, ये क्लिनिकल रिसर्च कहलाता है। क्लिनिक में कौन जाता है, क्लिनिक में पेशेंट जाते हैं। तो जब हम पेशेंट पर ट्रायल करते हैं, उस पेशेंट के समकक्ष जिससे हमारे क्रोमोसोम्स मैच करते हैं, जिससे हमारे जीन्स मैच करते हो, उस पर ट्रायल करते हैं, तो ये चीज रिसर्च कहलाती है, वो क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाते हैं। ये अक्सर मेडिकल में, सर्जिकल में और बिहेवियरल इंटरवेंशंस में होता है। जितने भी आपने पैवलॉक का जो देखा, आपने आपने देखा कि बंदरों को जो है केला खिलाया उन्होंने उसके कॉग्निटिव समझने के लिए। आपने देखा चूहों को जो है झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया, जहां पे खाना दिखाकर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, रैट एंड मेज एक्सपेरिमेंट जो था। तो ये जितने भी थे, दे वर समथिंग लाइक क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स। अगली बात करते हैं हम बेंच रिसर्च। ये पूछा जा चुका है। बेंच रिसर्च का मतलब होता है प्री क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग। हमेशा ध्यान रखिए कि क्लिनिकल से पहले जो रिसर्च होगी, मैंने कहा क्लिनिकल रिसर्च से पहले, ये क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो रिसर्च होगी, दिस इज बेंच रिसर्च, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है प्री क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो चीजें होती हैं, एक तो होती है डायग्नोसिस, एक होती है प्रोग्नोसिस। तो डायग्नोसिस से पहले जो प्रोग्नोसिस होती है, दिस इज कॉल्ड बेंच रिसर्च। रिपीट कर रहा हूं कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो रिसर्च होती है वो बेंच रिसर्च होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और एजर्शंस में आ चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है, मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। मैथोडोलॉजी क्या होती है, फाइंडिंग्स क्या होती है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च की कल भी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसका लिंक दे दिया है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये बेसिक कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनको भी मैंने साथ साथ ये छांट के मैनेजमेंट कॉमर्स और लेबर लॉ से इसको इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट, चाहे हिंदी वाला बच्चा हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स वाला बच्चा हो, चाहे वो संस्कृत से यूजीसी नेट दे रहा हो, चाहे वो 55 नंबर से दे रहा हो, चाहे वो किसी भी कोड से दे रहा हो, ये सब्जेक्ट हर जगह पढ़ना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में आप रिसर्च जो करोगे इसको समझ के ही करोगे। तो आपको समझना है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का क्या मतलब होता है, द मेन मोटिवेशन इज नॉलेज एक्सपेंशन। बेसिक रिसर्च हम दिन भर में बहुत करते हैं। बेसिक रिसर्च हम दिन भर में देखते हैं कि हमारे ये क्यों गिरा, ये दीवार में दरार क्यों आई, ठीक है, वहां क्यों हुआ, ठीक है, सेब नीचे गिरा, न्यूटन ने देखा सेब नीचे क्यों आ रहा है, नीचे से पत्थर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, बेसिक रिसर्च हो गया। दिया जल रहा है, दिए की लौ ऊपर की तरफ जा रही है, दिए की लौ नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही है। ये जितनी भी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड रिसर्च होती है उसको एक्सपेंड करते हैं, दिस इज बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब होता है कि जब हम उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी के पिंपल निकल आया, पिंपल निकल आया, तुरंत उसने अप्लाइड रिसर्च में क्या बताया कि आप इस पर लौंग घिस के लगा लीजिए, आप इस पर जायफल घिस के लगा लीजिए, आप इस पर पुदीने की पत्ती लगा लीजिए। तो ये जो चीज निकल के आई साइंटिफिक मेथड के साथ, या बीको टर्मरिक लगा लीजिए, या कोई एंटीबायोटिक स्टेरॉइड क्रीम लगा लीजिए, ये दिस इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक क्योर फॉर अ डिजीज। फाइंडिंग अ स्पेसिफिक क्योर फॉर अ डिजीज, जैसे आजकल हम कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, ये अप्लाइड रिसर्च ही कहलाएगी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होती है। एक जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है वो सिर्फ नेचर ऑफ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती है कि साहब ये इस तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जब हम नेचर और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च हो जाती है। उसी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि एक तो मैंने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी कि साहब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, आके किसी ने बताया, अब भीड़ इकट्ठा हो गई, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च हो गई। लेकिन भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इकट्ठा हुई है, मारपीट के लिए इकट्ठा हुई है, या कोई दुख का कारण है उनके लिए इसलिए इकट्ठा हुई है, और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या, मैंने अभी बता दिया आपको कि पर्पस क्या हो सकते हैं रिसर्च के। वो पर्पस ये मेन यहाँ पे एक्सप्लोर करना चीजों को, डिस्क्राइब करना चीजों को, एक्सप्लेन करना। अभी एक्सप्लोर की भी बात कर चुके हैं, डिस्क्राइब की बात कर चुके हैं, एक्सप्लेनेटरी की बात कर चुके हैं। जो वहां बात थी वो यहाँ पर ही अप्लाई होगी कि हम चीजों को जब एक्सप्लोर करते हैं तो वो रिसर्च का पर्पस होता है, डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, रिसर्च का पर्पस होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं तो पर्पस होता है रिसर्च का। अब यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या अंतर है।
अभी आपके भी दिमाग में चल सकता था ये, तो मैंने यहाँ पर इसका अंतर भी दे दिया है कि ये इन पैरामीटर रिसर्च अप्रोच यूज के हिसाब से, कंडक्टेड थ्रो के हिसाब से, वैन कंडक्टेड के हिसाब से इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि एक तो अनस्ट्रक्चर्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड है, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, इसमें रिसर्च के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी में रिसर्च के क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये बेसिक अंतर है इन तीनों के कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार मैंने लगाए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लिस्ट वाले क्वेश्चंस में आ चुका है। इसमें से भी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है कि वो रिसर्च कैरिड आउट लॉन्गिट्यूडनली इन्वॉल्व डेटा कलेक्टेड एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम। आपसे डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर से आपने कहा कि साहब मुझे बुखार है, ठीक है, कितना है, बोले 100 है मेरे को बुखार, या 101 बुखार है। डॉक्टर तुरंत आपसे कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करिए, आप एक चार्ट बनाइए, हर 2 घंटे बाद अपना बुखार नोट करिए, हर 2 घंटे बाद बीपी नोट करिए, हर 2 घंटे बाद पानी पीजिए, हर 2 घंटे बाद रेस्ट करिए और फिर मुझे बताइए, शुगर नोट करिए 2 घंटे बाद। तो ये क्या हो गई कि जब हम किसी भी रिसर्च को एक मल्टीपल पॉइंट्स के इंटरवल पर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा को मल्टीपल पॉइंट्स के इंटरवल पर कलेक्ट करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी भी रिसर्च के लिए डेटा को मल्टीपल पॉइंट्स के इंटरवल पर हम कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च 3 तरीके की हो सकती है। ट्रेंड स्टडी, जिसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, कोहेरेंट स्टडी, ये पूछा जा चुका है, हाईलाइट मैंने यहां पर कर दिया, और पैनल स्टडी। ट्रेंड का क्या मतलब है कि नॉर्मलाइज, ठीक है, लुक पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ओवर अ टाइम, कि साहब सारे घर में बुखार चल रहा है, इसको तो जाहिर सी बात है कि इसको भी बुखार आना स्वाभाविक है, चाहे वो 2 घंटे बाद आए, चाहे वो 4 घंटे बाद आए। ये तो हो गया ट्रेंड एनालिसिस। कोहेरेंट स्टडी का क्या मतलब हो गया कि सब पॉपुलेशन ओवर अ टाइम, सब पॉपुलेशन को स्टडी करा हमने। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कोहेरेंट स्टडी का कि एब्सेंटिज्म रेट फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म है, लेकिन वो एब्सेंटिज्म हर जगह है या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और पर्टिकुलर टाइम में होगी तो लॉन्गिट्यूडनल है ही है, लेकिन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और पर्टिकुलर टाइम पर है तो ये कहलाएगी कोहेरेंट। जैसे कि 12 बजे एक ब्रेक का अलार्म बोलता है तो लोग 11:30 बजे गायब हो जाते हैं, तो 11:30 बजे लोगों का गायब होना ये एक कोहेरेंट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगी। क्या कहा मैंने कि 11:30 12 बजे ब्रेक होता है, 11:30 बजे लोग अगर अपने वर्क स्टेशन से गायब हो गए तो ये कोहेरेंट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाएगी। पैनल स्टडी का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि कोहेरेंट को ही स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे कि सैंपल ओवर टाइम, ग्रेजुएट करियर ट्रैक्स ओवर द पीरियड। हमने क्या करा कि तीनों को मिला दिया, कोहेरेंट को भी मिला दिया और ट्रेंड को भी मिला दिया। जब हम कोहेरेंट को और ट्रेंड को मिलाकर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करते हैं तो कहलाती है पैनल स्टडी। रिपीट कर रहा हूं कि जब हम कोहेरेंट को और ट्रेंड को मिलाकर स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है पैनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का क्या मतलब है, परत दर परत, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, डेज, पीरियड ऑफ वीक्स, पीरियड ऑफ मंथ्स, या आप क्रॉस सेक्शन देखोगे उसके कि दिन में होता है, हफ्तों में होता है, महीनों में होता है, तिमाही में होता है, छमाही में होता है, सालाना होता है। मैंने कहा दिन में होता है, हफ्तों में होता है, महीनों में होता है, तिमाही में होता है, छमाही में होता है, सालाना में होता है। तो ये जो हम जब पूरी इसकी परत दर परत जांच करते हैं तो ये क्रॉस सेक्शंस कहलाता है। पहला सेक्शंस डेज, दूसरा सेक्शंस वीक, फिर आपका मंथ, फिर ट्राइमेस्टर, फिर सेमेस्टर, फिर एनुअल। तो ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, इससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कहां पर गड़बड़ हो रही है। अब होती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब है कि फैक्ट फाइंडिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एक्शन इन द सोशल वर्ल्ड, कि हमने क्या करना, जितनी भी आपकी गरीबी को हटाना, पोलियो को हटाना, ठीक है, गरीब कन्याओं का भला करना, विधवा महिलाओं का भला करना, तो ये जितनी भी टाइप की इंप्रूवमेंट रिलेटेड रिसर्च होती है दे बिलोंग्स टू एक्शन रिसर्च। कि गवर्नमेंट ने इतने लाख करोड़ रुपया इसको कर दिया, वहां पर उन्हें खाना खिलाया गया, वहां पर ये मशीनें बांटी गई, वहां पर वैक्सीनेशन कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च का क्या मतलब है, पॉलिसी का मतलब है कि जब हम किसी भी रिसर्च को या किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन हमारा परमानेंट कंक्लूजन बन जाता है, तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च होती है।
मैंने कहा कि जब हम एक्सप्लोर करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन हमारा परमानेंट हमारी पॉलिसी बन जाती है, तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च होती है। इमेजिन करिए कि किसी ने बुखार में पैरासीटामोल पर एसिटामोल, जो सॉल्ट है इसका, ऑर्थोमेटा पैरा, 3 पोजीशंस होती हैं, ठीक है, वेंजीन हेलिकल में 3 पोजीशन होती हैं, ऑर्थोमेटा पैरा, तो ये पैरा पोजीशंस का मोल एसिटामोल, एसिटामोल सॉल्ट को ट्राई करा था बुखार में। अब पता चला बुखार उतर गया, फिर ट्राई करा उतर गया, फिर ट्राई करा उतर गया। आज ये पॉलिसी बन चुकी है कि बुखार जब भी चढ़ता है तो पैरासिटामोल ही आप लेते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि रिपोर्ट्स एम्प्लॉइंग दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन क्वेश्चंस हाउ कैन प्रॉब्लम एक्स बी सॉल्व्ड और प्रिवेंटेड। यानी कि प्रॉब्लम एक्स क्या थी, बुखार का चढ़ना, सॉल्यूशन क्या था कि पैरासिटामोल। तो जब हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन हमारा फाइनल पॉलिसी बन जाता है, तो पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च कहलाती है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लासिफिकेशन रिसर्च क्या होता है, कि इसको क्लासिफाइड मतलब अलग अलग कैटेगरी में, सब कैटेगरीज में जब हम रिसर्च को डिवाइड करते हैं, जब हम अपने रिसर्च को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने हाइपोथेसिस को सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन रिसर्च कहलाती है। कंपैरेटिव रिसर्च दो लोगों के बीच में होती है, हमेशा ध्यान रखिए, कंपैरेटिव रिसर्च दो लोगों के बीच में होती है। कैजुअल रिसर्च कहीं से भी शुरू हो जाती है, किसी भी चीज कॉज एंड इफेक्ट को लेकर, कैजुअल अप्रोच जैसे कहते हैं ना, किसी भी कॉज एंड इफेक्ट को लेकर, कि साहब शाहीन बाग में भीड़ इकट्ठी हुई, ठीक है, आप पता लगाओ क्यों हुई, ठीक है, रीजन नहीं जाना, कुछ नहीं पता, कैजुअल रिसर्च होगी। थ्योरेटिक टेस्टिंग रिसर्च के जो हमारी थ्योरीज है साहब, के जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर थ्योरी है, ठीक है, हमारा V इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज का थ्योरी, तो ये इन सारी चीजों को टेस्ट करना एक्चुअल लाइफ में, ये थ्योरेटिकल टेस्टिंग रिसर्च कहलाती है। थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च का क्या मतलब है, कि एक फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना, एक फॉर्मुलेट करना थ्योरी को, इस थ्योरी को जब हम टेस्ट करते हैं तो ये थ्योरी टेस्टिंग हो जाती है। जब हम इसको बिल्ड करते हैं किसी थ्योरी को, क्या बिल्ड करा हमने थ्योरी, कि आप रात में अगर दूध पी के सोते हो तो पता चला पेट भारी हो जाता है, ये मेरी थ्योरी है, ये थ्योरी बिल्ड करी हमने। अब पता चला सारे घर में 8 लोग हैं, सबको मना कर दिया गया रात को दूध पी के कोई नहीं सोएगा, ये थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च हो गई। लेकिन थ्योरी टेस्ट करके 9 में 10 में 11 में आदमी ने, 8 तो पी ही नहीं रहे, 9 में 10 में 11 में आदमी ने जब रात को दूध पिया तो क्या हुआ, थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च हो गई और पेट नहीं फूला। तो थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च और थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च में ये अंतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। एक्सियोलॉजी, ये पूछा गया है, एक्सियोलॉजी पेपर 1 में कई बार पूछा गया है, पेपर 2 में एक आध बार पूछा गया है। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है फिलोसफी दैट स्टडीज जजमेंट अबाउट द वैल्यू, फिलोसफीज दैट स्टडीज, आपको सिर्फ अंडरलाइन वाला पोर्शन मिलेगा एग्जाम में, अगर ऑप्शन में मिलता है, या आपसे ट्रू फॉल्स में पहचानवाता है, या आपसे लिस्ट में मैच कराता है, तो केवल यही पोर्शन मिलेगा आपको, फिलोसफी दैट स्टडीज जजमेंट अबाउट द वैल्यूज, हमारे वैल्यूज और एथिक्स के रिगार्डिंग जो जजमेंटल चीज होती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना कि साहब राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमारी वैल्यूज और हमारी एथिक्स कहती है कि राम सेतु का अस्तित्व था। तो जब इस चीज को प्रूव करा जाता है जजमेंट के हिसाब से, कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो ये एक्सियोलॉजी फिलोसफी कहलाती है, ठीक है। एक्सियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज जजमेंट अबाउट द वैल्यूज, ध्यान रखिएगा इसको। एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द सोर्स ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से इकट्ठा करा आपने, ग्रामीण से इकट्ठा करा, शहर से इकट्ठा करा आपने, गरीब से इकट्ठा करा, मिडिल क्लास से इकट्ठा करा, अमीर से इकट्ठा करा, गली से इकट्ठा करा, मोहल्ले से इकट्ठा करा, कहाँ से इकट्ठा करा, द सोर्स ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज कहाँ से आई, वो दिस इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर मैं बता दूं कि ये सिर्फ ना आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पेपर 1 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर और 1 2 में से ये बच भी गए तो ये आपके PhD कोर्स वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें, ये वाइवा में आपके RDC में जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हो, अपना प्रपोजल लेके जाते हो, तब भी पूछा जाता है। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हो गया द सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर इंटरप्रेटिव रिसर्च फिलोसफी, इंटरप्रीट करने का मतलब होता है दूसरे की आइडियोलॉजी से मैच कराना, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, इंटरप्रेटिविज्म बोलते हैं, यानी कि मैच कराना, डेटा आ गया इंफॉर्मेशन बनाना, डेटा आ गया इंफॉर्मेशन बनाना, इंटरप्रेटिविज्म बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरप्रेट करना। ऑन्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्टोलॉजी 2 बार पूछा गया है। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया, साइंस और स्टडी ऑफ बीइंग, अस्तित्व की स्टडी, अस्तित्व की स्टडी को ऑन्टोलॉजी बोलते हैं।
उम्मीद करता हूं मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे आपके पास। साथ ही आप मुझसे जुड़े रहिए, नए लोगों को जोड़िए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग यूजीसी नेट सितंबर अटेम्प्ट की तैयारी करा रहे हैं उनको फायदा पहुंचे और उनका भला हो, और वो मेरे लेक्चर से कुछ ना कुछ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए और अपने भविष्य को संभाल पाए। कल फिर मैं मिलूंगा नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इश्यूज के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, और बेल आइकन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ।